तो जंग से जुड़ी हुई ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास देर रात बड़ा बम धमाका हुआ है। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना भीषण था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनी गई। धमाके के बाद एयरपोर्ट के पास धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। धमाका इतना भीषण था कि वहां खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। मौके पर किस तरीके के हालात पैदा हो गए, ये तस्वीरें आप देखिए। कराची एयरपोर्ट के पास ये तेज धमाका हुआ। धमाके के बाद दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। वहां कई गाड़ियां भी खड़ी थी। जिसके बाद ये 3 तस्वीरें आपके सामने, और इन 3 तस्वीरों के माध्यम से इस पूरे धमाके को आप समझिए किस तरीके से धमाका हुआ। कराची एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कई गाड़ियां जल गई। 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस, अग्निशमन, तमाम जो गाड़ियां थी वो पहुंच चुकी है। स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, कराची एयरपोर्ट के पास ये तेज धमाका हुआ। इतना भीषण धमाका था कि कई दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। और अब तक बताया जा रहा है कि 2 की मौत हो गई है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो क्राइम सीन है वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी आग लगने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं, जिसको हम अभी असर्टेन कर रहे हैं। और चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फॉरेंसिक रिलेटेड हैं, जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती, जब तक कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आता, तो लोकल पुलिस इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। तो ये जो इनिशियल इतला हुई है वो एक ऑयल टैंकर जो है उसके आग लगने से जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो उसकी जद में आई हैं और उससे बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हुआ है। उसको हम अभी मज़ीद असर्टेन कर रहे हैं कि इसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट या कोई और एलिमेंट जो है तखरीबकारी का, वो किस हद तक है, जिसको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते। और चलिए अब एक बार फिर से बात करेंगे इजराइल लेबनान जंग की। तो इजराइल के लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी है। देर रात इजराइल के हमले के फिर लेबनान थर्रा उठा। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के शहरों में रॉकेट दागे, जिसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। इजराइल ने लेबनान पर देर रात 30 से ज्यादा हमले बोले हैं। धमाकों की आवाज और तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इजराइल का दक्षिणी लेबनान पर हमला हुआ और एक के बाद एक कई जो रॉकेट थे वो दागे गए। देर रात 30 से ज्यादा हमले इजराइल ने लेबनान पर किए। तो दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के बंदरगाह शहर हाइफा में मिसाइलों से हमला किया है। हिजबुल्लाह के इस हमले में 6 लोग घायल हो गए हैं। काफी नुकसान की खबर है, जबकि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने हाइफा के पास एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह की मिसाइल हमले में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने सेना के अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। ये दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। इजराइल के बंदरगाह शहर हाइफा पर यह हमला हुआ है। तो इजराइल के लेबनान में हमले जारी हैं। इजरायली सेना लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है। साउथ लेबनान में वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने में जुटी है। दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर एबीपी न्यूज भी पहुंचा है। इजराइल जमीन, आसमान और समुद्र के वॉरशिप से लेबनान पर हमले कर रहा है, जिसकी पहली तस्वीर ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज पर आप देखिए। न्यूज पहुंच गया है साउथ लेबनान में, वो इलाका जहां पर इजरायली सेना और लेबनान की सेना के बीच, यानी जो हिजबुल्लाह के नाम से जानी जाती है, उसके बीच में युद्ध चल रहा है। लेबनान की तरफ बढ़ रही हैं इजराइल की सेनाएं, लेकिन इजराइल की सेनाओं ने लेबनान में कितना एंटर किया है ये जानने से पहले आप कस्मीह इलाका है साउथ लेबनान का, इसमें इजरायली बमबारी के बाद क्या हालात हैं आपको ये दिखा देते हैं। ये नो मैन लैंड है, यहाँ पर लोग केवल यहाँ से निकलने के लिए ही नजर आएंगे। और ये वो बड़ा गड्ढा है जो एक बॉम्ब गिराए जाने के बाद यहाँ हुआ है और सारा इलाका आसपास का तहस नहस कर दिया गया है। इसके आसपास जो बिल्डिंग्स थी वो सब उड़ा दी गई हैं। ये वो इलाका है जो घाटी नुमा इलाका है। साउथ लेबनान मतलब जहाँ खेती होती है, आप केले की खेती देख सकते हैं, जगह जगह केले की खेती के पेड़ लगाए गए हैं और सारा फल फ्रूट यहीं से जाता है। और यहाँ पर
इस तरह की बमबारी होने के बाद किस तरह से खेतीबाड़ी प्रभावित हुई है, इसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं। ये पूरा इलाका यहाँ पर घाटी नुमा है, इसीलिए एम्बुश करता है हिजबुल्लाह। यहाँ पर एम्बुश करने के बाद वो इजरायली सेना को रोकना चाहता है। लेकिन दो खास बातें हैं। पहला, जो सूचना हमें मिल रही है, जो हमारा नेटवर्क है, वो कह रहा है कि इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ 2 से 3 किलोमीटर तक प्रवेश कर लिया है। इसमें 12 सैनिकों की मौत हुई है इजराइल की तरफ से और 50 के करीब हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। तबाही की ये तस्वीर साउथ लेबनान की है। ये वो इलाका है जहां पर आप आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है, आप आ जा नहीं सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी लोग इस जगह पर इस वक्त रुके हुए हैं, वो या तो अपनों की खैर मनाने के लिए रुके हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से हिफाजत में रखना है, एक आधा आदमी उसकी निगरानी के लिए रुका हुआ है। देखिए, गाड़ियों के परखचे उड़े हुए हैं। ये साइन बोर्ड है, इस साइन बोर्ड को किस तरह से धराशायी कर दिया है। ये बॉम्ब इतना जोरदार था। ये लोग देखिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं सारे, और इस इलाके में इजराइल की वार्निंग के बाद नो मैन लैंड बना दिया गया है। इस तरह की तस्वीरें साउथ इजराइल के बहुत सारे इलाकों में भी नजर आ रही हैं। हिजबुल्लाह का ये दावा है कि उन्होंने इजराइल के उस बॉर्डर पर नुकसान पहुंचाया है जहां से इन्वेजन किया गया है, जहां से चढ़ाई की गई है। लेकिन इजराइल कितनी बड़ी फोर्स के साथ, हवाई हमलों के साथ नुकसान पहुंचा रहा है हिजबुल्लाह को और कैसे लेबनान में एंटर कर रहा है, इसकी ये तस्वीर जब हम साउथ लेबनान में एंटर करते हैं उसके बाद देखने को मिलती है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, साउथ लेबनान। तो देखिए, लेबनान के बुर्ज अल शेमाली इलाका इस वक्त दहशत में है। इजराइल के हमले के बाद इस इलाके में आगे जाने की इजाजत नहीं है। वॉरशिप की तरफ से छोड़े गए बमों ने लेबनान को नो मैन लैंड बना दिया है। बॉर्डर के घोस्ट टाउन से आखिरी बॉर्डर विलेज तक, ग्राउंड जीरो से निडर और जामाज। जगविंदर पटियाल की रिपोर्टिंग। खाली सड़कें, वीरान गलियां, टैंक्स और फिर युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों की तस्वीरें, यही एक तरह से माना जा रहा है कि अगला इतिहास होगा लेबनान का। क्योंकि इजराइल की चढ़ाई के बाद इस वक्त हम बुर्ज शमेली इलाके में हैं। ये वो इलाका है जहां एक तरफ समुद्र लगता है और दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान का बॉर्डर लगता है। ये आखिरी वो पॉइंट है जहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह और लेबनान आर्मी के जो लोग इस युद्ध में मारे गए हैं, उनका ये आखिरी चौराहा है, आखिरी पोस्ट है। इस पॉइंट के आगे जाने की इजाज़त नहीं है, आगे मिलिट्री जोन है। और पिछले हम 20-25 किलोमीटर के इलाके में जो देख पा रहे हैं, उसमें ना तो कोई भी शख्स यहाँ आ जा पा रहा है, केवल एम्बुलेंसेस घूम रही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही हैं और ये तमाम पॉइंट्स तय कर दिए गए हैं जिसके आगे मिलिट्री जोन है। हमारे यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे एक पहाड़ी पड़ती है, वही इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहाँ एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ गोलान हाइट्स हैं। गोलान हाइट्स क्या है? जहाँ पर पहले से इजराइल का कब्जा है और लेबनान के साथ वहाँ लड़ाई चल रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्र लगता है। समुद्र लगने का मतलब ये है कि जो समुद्र है उससे जो वॉरशिप लगाए गए हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से, वो शेलिंग करते हैं और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके से सैनिक लगातार आर्टिलरी का फायर करते हैं। तो तोपखाना भी चल रहा है, वॉरशिप्स भी चल रहे हैं, ग्राउंड पर भी सैनिक लड़ रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है और हिजबुल्लाह बेशक एम्बुश करके इस पहाड़ी नुमा घाटी भरे इलाके में इजरायली फोर्सेस को रोकने का काम कर रहा है। लेकिन बावजूद उसके यहाँ के 25-30 किलोमीटर के इलाके बिल्कुल खाली पड़े हैं। मैं बेरूस से ट्रैवल करते हुए सिदोन होते हुए यहाँ पहुँचा हूं, लेकिन इसमें पिछले 30-35 किलोमीटर में ना तो कोई बाजार खुला है, ना ही लोग नजर आते हैं और ना ही सड़कों पर उतनी आवाजाही है जितनी आमतौर पर रहती है। लिहाजा हमें ये बताया गया कि ये जो पॉइंट आप पीछे देख रहे हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। बड़ा सवाल ये है कि इस युद्ध से आम आदमी की जिंदगी कितनी खत्म होगी। क्या जो लोग यहाँ से लाखों की तादाद में डिस्प्लेस किए गए हैं, यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं, कभी वो अपने इन घरों में, अपने इन शहरों में, अपनी इन गलियों में दोबारा आ पाएंगे? या जिस तरह से इजरायली सेना एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ मैदानी इलाके से लेबनान की तरफ बढ़ती हुई आ रही है, वो उन्हें इन घरों में दोबारा लौटने देगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया लेबनान का इजरायली सेना ने अपने कब्जे में लिया है और उसके टैंक लगातार बम फेंक रहे हैं। जो लेबनानी
तरफ से आर्मी है वो पीछे रखी गई है, हिजबुल्लाह के लोग आगे लड़ रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को जो भी सप्लाई मिलनी है बेरूत से या फिर सीरिया से, उसको भी इजराइल ने काट दिया है। ऐसे में ना सिर्फ सैनिकों के आगे, ना सिर्फ दोनों मुल्कों के आगे, इन लोगों के आगे, इनकी जिंदगी के आगे, इनकी अगली पीढ़ी के आगे चुनौतियां बहुत सी हैं। एबीपी न्यूज इस बॉर्डर इलाके के अलावा आपको युद्ध के पल पल की खबर देता रहेगा। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, साउथ लेबनान बॉर्डर। तो इजराइल के हमले के बाद लेबनान के जो शहर हैं वो गजा जैसे हो गए हैं। जहां कभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, वहां आज मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। बॉर्डर बर्बादी की दर्द भरी कहानी, एबीपी न्यूज की जुबानी आपकी। इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। तोपें गरज रही हैं, गोलियां चल रही हैं, समुद्र से गोले दागे जा रहे हैं। और इस वक्त मैं लेबनान के उन आखिरी के शहरों में घूम रहा हूं जो यहां की पब्लिक के लिए कभी बहुत बड़े शॉपिंग मॉल और बहुत बड़ी चकाचौंध जिंदगी का हिस्सा होते थे, लेकिन अब इन बाजारों में समुद्र से हो रही शेलिंग और आसमान से आ रहे ड्रोन अटैक्स के कारण हालत क्या हो गई है, ये दिखाने के लिए एबीपी न्यूज आज वॉर जोन के उस इलाके में पहुंचा है जहां पर ना सिर्फ युद्ध भूमि है, बल्कि उसके साथ साथ जहां बॉर्डर से गोले दागने के सबसे करीबी शहर हैं वो हैं। इस वक्त बुर्ज शमैली में देखिए आप कि बिल्डिंग के ऊपर जो है वो रॉकेट अटैक हुआ है और इसके आसपास की तमाम जगहों पर किस तरह से बर्बादी की तस्वीर लिखी गई है। ये देखिए, इस तरफ ये गाड़ियां खड़ी थी, एक आलीशान बाजार था और इस गाड़ी से लेकर पीछे बाजार की जितनी भी दुकानें, उसके गोदाम शोरूम हैं, उनमें देखिए किस तरह से तबाही हुई है। हर तरफ टूटी फूटी गाड़ियां, आधी उड़ी हुई बिल्डिंग्स, जगह जगह मलबा। देखिए ये 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है और इसकी हालत देखिए क्या हो गया, जहां खड़ी थी वहीं ढेर हो गई है। और इसके अगले हिस्से को जो कंक्रीट उस बिल्डिंग से गिरा है, देखिए वो यहां तक पहुंच गया। कितना पावरफुल विस्फोट रहा होगा, जो बिल्डिंग की छत का मलबा है वो आकर इस गाड़ी तक गिरा है। और ये पूरे बाजार देखिए जहां कभी लोग अपनी खरीदारी के लिए आते थे, और ये कोई पुरानी बात नहीं है, 10, 15, 20 दिन की बात है। यहाँ शॉपिंग होती थी, बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर अपने खाने पीने, रहने, पहनने, तमाम इस तरह की चीज़ों को लेकर जाते थे। लेकिन अब इस क्या हालत है, किस तरह से खंडरनुमा हो गया, बर्बाद हो रहा है युद्ध के कारण ये पूरा इलाका। और लेबनान जो कि अपनी वादियों के लिए जाना जाता है, जो अपनी खेतीबाड़ी के लिए जाना जाता है, ऑलिव की खेती कहते हैं जैसी यहाँ होती है कहीं भी नहीं होती, लेकिन अब इस हरे भरे वादियों वाले एक तरह से लेबनान को नज़र युद्ध की लग गई है। इजराइल चढ़ा आ रहा है लेबनान पर और लेबनान की हिजबुल्लाह को उसे रोकने के लिए कड़ी चुनौती मिल रही है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ इजराइल से लेकर जो समुद्र है वो बेरूत तक आते हुए आगे निकल जाता है, वो समुद्र अब मौत का सामान बन गया है इसी लेबनान के लिए, जो अपनी खूबसूरती और शानदार कोस्टल लेन के लिए जाना जाता था। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह की बर्बादी के मंजर से कभी मिडिल ईस्ट निकल पाएगा? क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की आहट है? क्या इजराइल ईरान पर अटैक करेगा तो हिजबुल्लाह ईरान के कहने पर एक बार फिर अपने इस दूसरे फ्रंट से इजराइल के साथ लड़ते हुए कहीं ऐसी बर्बादी की, ऐसी तबाही की और लंबी तस्वीर तो नहीं लिखने जा रहा है? ये तमाम सवाल मेरे मन में नहीं, दुनिया के मन में है, और खासकर उन लोगों के मन में है जिन लोगों ने इसे आबाद शहर को तौर पर देखा था और अब इस बर्बादी को देख रहे हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, सॉदर्न लेबनान। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है और सूत्रों के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह से इस जंग को रोका जा सके। ईरान को भी पता है कि इजराइल को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही समझा सकते हैं। ऐसे में ईरान ने पीएम मोदी से द्विपक्षीय बैठक की अपील की। ये बैठक ब्रिक्स से अलग करने की अपील की गई है। ब्रिक्स समेत 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस में होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी रूस के कजान शहर जाएंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर हिंदुओं को बांटने का
आरोप लगाया है। साथ ही साथ मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया है। साथ ही दावा किया कि वो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। किरेन रिजिजू आगे दावा करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को सुधर जाना चाहिए था, लेकिन वो सुधरने की बजाय बहुत बुरी तरह से बिगड़ गए हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ खुलेआम घूम रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मोदी सरकार और संघ पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि चीन से भारत को खतरा है, लेकिन मोहन भागवत उसकी बात नहीं करेंगे। हैदराबाद से सांसद ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मुसलमानों और ओबीसी को तकलीफ दी। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वक्फ बिल लाकर मुस्लिमों की जमीन छीनना चाहते हैं। कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। मोहन भागवत अपने हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम है। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? अरे मोहन भागवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। सजा दे रहे हैं इसलिए कि 2024 में हमने मोदी के 370 के ख्वाब को चुकनाचूर कर दिया। मैं 19 करोड़ आवाम का एक गुलाम बनकर, उनकी जबान बनकर तुम्हारे सामने उनके इंसाफ की बात करने आया हूं कि नौजवान पुकार पुकार कर कह रहा है, भारत का नौजवान चाहे वो मुसलमान दलित हो, अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। हम कभी भी तुझसे नहीं डरे। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी के माइका लाल से नहीं डरने वाले हम हैं। तुम अब कब्रस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें 300 साल पुरानी है, दरगाहें हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ यूजर खत्म कर दिया जाएगा। जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल कानून बनता है तो करना चाहते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भागवत उसकी बात नहीं करेंगे। चीन पूरे भारत के अतराफ के ममालिक में बैठा हुआ है, मोहन भागवत नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी। अरे मोदी, नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मजाक मोहन भागवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को खास संदेश दिया है। भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। संघ प्रमुख राजस्थान के बारा में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। वो बोले कि हिंदू समाज मतभेद और विवाद मिटाकर एक साथ आए।
समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। राजस्थान के बारा में कृषि उपज मंडी में स्वयं सेवक एकत्रीकरण आयोजित हुआ। संघ प्रमुख ने इसी के समापन के मौके पर हिंदू समाज को एकता का संदेश दिया। बोले, भाषा, जाति और प्रांत के भेदभाव को मिटाना होगा। हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। आरएसएस प्रमुख ने समाज में आचरण के अनुशासन, कर्तव्य का संदेश दिया। भारत की हजारों साल पुरानी विरासत का जिक्र किया। बोले, भारत एक हिंदू राष्ट्र है जहां सभी को सम्मान मिलता है। भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहाँ पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन बारा में रहे। इस दौरान संघ के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। स्वयं सेवक एकत्रीकरण में अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अरुण जैन, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश चंद्र समेत 3827 स्वयंसेवक मौजूद रहे। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू 5 दिन की यात्रा पर दिल्ली में है। सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। साफ है कि मालदीव की सत्ता संभालने के बाद भारत विरोधी रुख अपनाने वाले मुइजू के तेवर नरम पड़ गए हैं। देर आए दुरुस्त आए, इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मालदीव के राष्ट्रपति भारत के पहले राजकीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। मुइजू के साथ मालदीव की फर्स्ट लेडी साजिदा मोहम्मद भी दिल्ली पहुंची हैं। मोहम्मद मुइजू 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। मुइजू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा मुइजू मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। मोहम्मद मुइजू का इस साल ये दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली आए थे। मुइजू के इस दौरे को दोनों देशों के बेहतर होते रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। असल में नवंबर 2023 में मुइजू के सत्ता संभालने के बाद से भारत और मालदीव के बीच तनाव पैदा हो गया था। मुइजू राष्ट्रपति बनने से पहले ही मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, मुइजू अपनी पहली स्टेट विजिट पर चीन गए थे। इसके पहले मालदीव का हर राष्ट्रपति पहला दौरा भारत का ही करता आया था। ऐसे में सवाल यह है कि मुइजू का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? जवाब ऐसे समझिए। मालदीव की जीडीपी 62,334 करोड़ रुपए की है। मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन के कर्ज चुकाने की किस्त में खर्च हो जाता है। मालदीव चीन की कर्ज वाली चाल में फंसता जा रहा है। इसके साथ ही मालदीव को इन दिनों भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $440 बिलियन का रह गया था, जो कि महज 1.5 महीने की आयात के लिए काफी है। और चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बता दें। चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो देखने गए 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 230 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें 93 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि तीनों लोगों की मौत दम घुटने और धूप से हुई है। कल लोग सुबह से ही एयर शो देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे, लेकिन शो शुरू होने तक सूरज की तपिश और गर्मी के कारण कई लोग बेहोश हो गए। इनमें से 3 लोगों की मौत भी हो गई। तो चेन्नई में एयर शो के दौरान भीड़ बढ़ने से हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 230 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 93 लोगों की हालत गंभीर है। ये 3 तस्वीरें
और देखिए, चेन्नई में वायुसेना की तरफ से इस एयर शो का आयोजन किया गया था। एयर शो में बड़ी संख्या में जो लोग थे वो मर गए थे, जिसके कारण गर्मी बढ़ने से लोगों को डिहाइड्रेशन की दिक्कत हुई। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मरीना बीच के पास लाइट हाउस मेट्रो स्टेशन और वेल्लाचेरी में चेन्नई MRTS रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आलम यह था कि कई लोगों को प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। कई लोगों के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। इसके बावजूद कई लोगों ने खतरा उठाकर यात्रा की। कई लोगों की ट्रेन भी छूट गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। तो एयर शो देखने के लिए लोगों की भीड़ इस कदर उमड़ पड़ी कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए और हालत ये थी कि पैर रखने तक की जगह वहां पर नहीं थी। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन शॉट्स लगाए। मौका था 36वें अखिल भारतीय अधिवक्ता टूर्नामेंट के उद्घाटन का। मुख्यमंत्री योगी ने ट्रॉफी का अनावरण भी किया और फिर खुद उतर गए बल्लेबाजी करने। मुख्यमंत्री योगी ने एक के बाद एक कई गेंदों का सामना किया और शॉट्स भी खेले। इस दौरान स्टेडियम का भी माहौल बदल गया, क्योंकि मुख्यमंत्री को किसी ने भी इस अंदाज में पहले नहीं देखा था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अलग अंदाज आप देखिए, हाथ में क्रिकेट बैट और गेंदबाजों का सामना करते हुए एक के बाद एक शॉट लगाते हुए नजर आए। हर कोई हैरान था मुख्यमंत्री योगी के इस नए अंदाज को देखकर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।